के जो हमें शुभ अवसर प्रदान किए हैं, मैं उनका आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं नागभार शिव के वंशज के पूर्वजों महापुरुषों जिनका नाम और चित्र आप लोग मंच के ऊपर देख रहे हैं, उन महापुरुषों को और मंच पर जो विराजमान हैं हमारे बुद्धिजीवी, समाज सेवी, कर्मठ, युवा, दिशा निर्देशक, सभी विद्वजन हैं। सभी में ये कामना है कि समाज को आगे ले जाएं। साथ नागभार शिव समाज के विशाल जनसमूह को जो आज इस समारोह को अपने बहुमूल्य समय देकर समारोह को सफल बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं, उन सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन के साथ साथ कोटि कोटि धन्यवाद है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय के द्वारा ये दिशा निर्देश है, समय बहुत कम है, तो मैं कुछ समय ज़्यादा लेना चाहता हूँ, इसलिए कि हम क्या हैं, हमारे वंशज क्या थे, इस बारे में मैंने इतिहासकार श्रीमान दंपति रिंकी नीरज जी के द्वारा लिखा गया इतिहास का मैं संक्षिप्त विवरण अपने द्वारा जो किया हूँ उसका परिचय आप लोगों के बीच रख रहा हूँ। वह लिखित रूप में है जिसे मैं सुना रहा हूँ। नागभार शिव का संक्षिप्त विवरण। प्राचीन भारत का गौरव नागभार शिव के माध्यम से लेखक हैं रिंकी नीरज भारशिव, इतिहासकार, जो हमारे इतिहास को खंगोल कर निकाला है। उनका कहना है वह इतिहास नहीं है जो लिखा गया है, इतिहास वह भी है जो नहीं लिखा गया है, इतिहास वह भी है जिसे दबा दिया गया है। तो हमारे ये जो लेखक हैं ये उस दबे हुए इतिहास को खंगाल कर हमारे बीच, हमारे समाज के बीच रखा है। उसी का मैं संक्षिप्त विवरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। भारत के मूल निवासी कौन थे, उनकी संस्कृति क्या थी, रहन सहन, बोली भाषा क्या था, अभी वर्तमान में किस अवस्था में है, यह जानना आवश्यक तब समझ में आई जब सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि स्थानों की खुदाई में मिली वस्तुएं एवं जीवाश्म से उनके डीएनए जांच से पता चला कि भारत में एक अच्छी संस्कृति के लोग बस चुके थे। उनका सब कुछ अच्छा था, उनकी अपनी खासी रहने की व्यवस्था थी, जीवन यापन का साधन था, अपनाए हुए लोग थे। यह काल कई 1000 वर्षों की है। जब भारत आज के अफगानिस्तान तक था, वहाँ हर जाति के लोग अमन चैन से अपने कबीले के साथ रह रहे थे। उसमें पशुपालन से लेकर कृषि का भी ज्ञान था। इन्हीं भर जाति के कबीले ही ने इस क्षेत्र का नाम भारत रखा। हिंदूवादी शास्त्र बताता है कि भारत का नाम दुष्यंत और शकुंतला पुत्र भरत के नाम से है।
लेकिन नहीं, यही भर जाति के जो मूल निवासी हैं, जिन्होंने इस भारत को साजा और संभाला है और अपने क्षेत्र का नाम भारतवर्ष रखा था, यही हमारे मूल निवासी हैं। भारत के नाम पर ये लोग अपने घने जंगलों को साफ कर अपना निवास स्थान बनाते थे। इसलिए ये लोग विषैले नाग, प्रकृति के पुजारी थे और विषैले नाग जो खास करके उस समय घना जंगलों में पाया जाता था, उनका वो प्रेमवश मित्र बनाए और उनकी पूजा किए और इसीलिए उन्होंने अपने कबीले का नाम नागवंशी रखा था। और आज भी जो मूल निवासी हैं वो भर जाति आभासी या नागवंशी कहे जाते हैं। यहाँ इन मूल निवासियों का प्रथम स्थान आज के मिले खुदाई स्थानों तक ही सीमित था। ये लोग बड़े ही जीवट एवं निर्भीक और परिश्रमी हुआ करते थे, तभी तो इन्होंने प्रकृति के हर प्रकोप को सहते हुए अपना निवास, अपना विकास निरंतर करते रह रहा था। ये लोग भारसीयों का, यही भारसीयों का संक्षिप्त विवरण यही थे, भारत के मूल निवासी। उस मूल निवासियों का सर्वप्रथम मध्य एशिया से आर्य लोगों द्वारा किए गए आक्रमण का सामना करना पड़ा। आर्य लोग के पास कुछ अच्छे हथियार थे, अपने ही अच्छे हथियारों की जानकारी उन्हें थी। ये लोग झूठ भी और चालाक तथा धोखेबाज कपटी थे। इनका मुख्य हथियार बल भी यही था। मूल निवासी इन विधाओं से रहित था, अतः उनका सामना नहीं कर सका। काफी वर्षों तक युद्ध चलता रहा। मूल निवासी जीवित, परिश्रमी और मजबूत ताकतवर होते हुए भी पराजित होता रहा और अपने को सुरक्षित रखने के लिए पीछे की ओर यानी पूर्व की ओर खिसकता गया और नया नया स्थान बनाता गया। लेकिन आज लोग इनका पीछा नहीं छोड़ा, उनका आक्रमण चलता रहा और मूल निवासी छीन ही कमजोर होता चला गया और पीछे हटते गया। परिश्रमी होने के कारण आज जो विशाल भारत देखने को मिलता है वह इन्हीं मूल निवासियों द्वारा बसाया और बनाया गया है। गिरते उठते विकास करते ये परिश्रमी, हार नहीं मानने वाले, अत्यंत स्वाभिमानी आर्यों के दमन चक्र को बेधते रहे। अंत में आर्यों ने इनके आक्रमण से बौखलाहट में आकर विदेशियों को मौका ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें यहाँ आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस तरह से भारत में शक, हुन, कुषाण, मंगोल, मुगल, डच, पुर्तगीज, यहाँ तक अंग्रेजों ने जाकर भारत पर कब्जा किया। एक कब्जा अगर मूल निवासी सशक्त रहते तो विदेशियों का यहाँ आक्रमण करना या कब्जा जमाना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन आर्यों ने धोखा देकर इन मूल निवासियों को कमजोर करने के लिए विदेशियों को आमंत्रित कर हराया। युद्ध करते करते जिधर जिधर अपने को बिखरते हुए यहाँ तक कि अंतिम अंग्रेजों का भी दमन और शोषण उत्पीड़न झेलते रहे। अंग्रेजों द्वारा इन्हीं आर्यों ने जमींदारी प्रथा का लागू करवाकर और इन मूल निवासियों का शोषण किया। वह शोषण जो बेगार प्रथा है, बेगारी प्रथा, जमींदारों द्वारा बेगारी प्रथा लादा गया,
जिसके कारण ये मूल निवासी और भी कुचल दिए गए। इन्हीं बेगारी प्रथा के उन्मूलन के लिए, इन्हीं बेगारी प्रथा के विरोध के लिए हमारे नवादा जिला के इन्हीं मूल निवासी नागभाषी के वंशज जवाहिर रजवार और रेतवा रजवार और कारू रजवार ने अंग्रेजों के खिलाफ 1857 में विद्रोह ही नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों को नाको चने चबाना पड़ा इनके लिए। 10 साल तक ये लड़ाई चली, 1 साल नहीं, 1-2 महीना नहीं, 10 साल तक लगातार 1857 से लेकर के 1867 तक इन जंगबाजों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए। इनके लिए अंग्रेजों ने 50,000 का उस समय इनाम रखा था इन्हें पकड़वाने के लिए। 10 सालों के अंदर जानते हैं, बक्सोटी से पूरब और कौआकोल से पश्चिम और गया जिला से राजगीर पहाड़ी से लेकर के कौआकोल तक का जो ये क्षेत्र था, ये इन्हीं वीर सपूतों का शरण स्थली था, जहां से एक क्रांति उठी थी और एक क्रांति का ये तीनों नायक थे। अंग्रेजों द्वारा आक्रमण 10,000 सिपाही और करीब 10 वैसे जमींदार जिसके पास 100, 200, 500 लठैत रहते थे, सभी ने मिलकर इन पर आक्रमण किया, लेकिन वे उन लोगों के हाथ नहीं आए। उस समय हमारे दलितों का 407 गांव अंग्रेजों द्वारा जला दिया गया था, लाखों शहीद हुए थे। लेकिन इस गुमनाम, इस स्वतंत्रता प्रेमी, अपने को न्यौछावर करने वाले, खुद नहीं परिवार सहित, कबीले सहित को न्यौछावर करने वाले को इतिहास में आर्यों ने कोई जगह नहीं दी। इसी गुमनाम शहीदों को कहावत है कि इतिहास में ही इतिहास छिपा होता है, तो हमारे इतिहासकार ने उनके ही इतिहास से इन गुमनाम हमारे महापुरुषों को आपके सामने लाकर उजागर किया है। आज भी हिंदूवादी व्यवस्था के कारण इनका, हम लोगों का, मूल निवासियों का दमन और शोषण करते चला गया और आज भी वही रवैया चल रहा है और मूल निवासी बिखरते टूटते चले गए। इनका ताकत बढ़ते चला गया, यहाँ तक कि जब उन्हें संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने इन मूल निवासियों को हजारों जातियों में बांट दिया। देख लीजिए क्यों? इसलिए कि जब ये बटा रहेंगे तो ये कमजोर रहेंगे, अगर ये एकत्रित रहेंगे तो बलशाली रहेंगे। इसलिए ये लोग छल पूर्वक हजारों जातियों में हम लोगों को बांट दिया। आज के जो बीसी यानी बैकवर्ड क्लास, एसी जो अनुसूचित जाति है और जनजाति है, ये सभी हमारे नागभाषी के मूल निवासी के वंशज हैं। ये अपने को दीन दशा में दिख रहे हैं, आज विखंडित अवस्था में अपने को दीनहीन दशा में दिख रहे हैं। आज इन्हीं विखंडित जातियों में बिहार जैसे रजवार, राजवंशी, भर, राजभर, राजगंगोत्री, राजभोग, चेरू, बिहार, अन्य कुछ जातियां मूल वंशज होने के नाते एक साथ रोटी बेटी के साथ मिलने को प्रयासरत है। ये जातियां आपस में इस तरह मिलना चाहते हैं जिस तरह से रोटी और बेटी साथ साथ मिला जाता है। 83 रुपया प्राप्त किया। शिवालक बाबू, शिवालक रजवार राजवंशी जिला के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं, उनके अगुवाई में पूरे बिहार में
जन जागरण रथ यात्रा निकाला गया। दिनांक 15 जून 2020 से यह रथ यात्रा प्रारंभ नवादा जिला से शुरू होकर पूरे बिहार भ्रमण किया और 27 जून 20 को पटना अंबेडकर भवन में श्रीमती बीमा भारती तत्काल गन्ना मंत्री के कर कमलों से समापन समारोह उपरोक्त उन सभी विखंडित जातियों के समक्ष समापन समारोह संपूर्ण किया गया। ये संपन्न किया गया। माननीय शिवालक रजवार पटना प्रदेश अध्यक्ष